कोसली की नई अनाज मंडी में 2 मार्च से होगी श्री शिव महापुराण कथा। वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास पंडित रामगोपाल जी महाराज सुनाएंगे कथा। 2 मार्च को प्रातः निकलेगी भव्य कलश यात्रा। कलश यात्रा में 5100 महिलाएं लेंगी भाग। 21 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ का भी होगा आयोजन। कोई भी डाल सकता है आहुति। कथा में 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग दर्शन रहेगा आकर्षण का केंद्र। श्री शिव महापुराण में यजमान की भूमिका में रहेंगे कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। मुख्य अतिथि रहेंगे लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा। आइए आपको विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व कथा व्यास पंडित रामगोपाल जी महाराज से सुनवाते हैं रुद्राक्ष का महत्व व कथा की संपूर्ण जानकारी। लेकिन आज का जो हेतु प्रेस का है वो तो हमारे जो है कि अभी शिव महापुराण कोसली अनाज मंडी में हम करा रहे हैं 2 तारीख से लेके और 10 तारीख तक, और उसी में ही 21 कुंडीय हवन रोज नित्य 9 दिन तक चलेगा। और 1.25 लाख जो रुद्राक्ष है उसका हम शिवलिंग बनाएंगे और उसी का ही हम आखिरी में प्रसाद भी रुद्राक्ष का ही सबको वितरित करेंगे। तो इसलिए और शिवरात्रि भी 8 तारीख की है, महिला दिवस भी है। तो इस अवसर पे मेरे साथ में जो हमारे कथावाचक हैं पंडित राम गोपाल जी हैं, पूरी विस्तार से तो वो चर्चा करेंगे। हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं प्रीतम चौहान जी, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं डॉक्टर कविता जी, और हमारे निर्वाचित गए नवनियुक्त हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष अशोक कौशलिया जी, हमारे विजेंद्र जो हमारा मीडिया देखते हैं मुदगिल जी, और हमारे जयवीर बैकवर्ड मोर्चा के जयवीर जी, और सभी मेरी सब साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर सम्मान भी कर रहा हूँ। विस्तार से चर्चा तो आपके बीच में हमारे पंडित जी करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम भी इन्हीं का है, हम तो केवल इनके सहयोगी हैं। और दूसरा डिटेल से विस्तार से आपके बीच में आप करेंगे, और बाकी उसके बाद भी कोई सवाल होंगे तो हम उनका एक एक करके जवाब देंगे। मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना खुद ही परिचय भी देंगे और साथ में ये पूरा आयोजन 9 दिन जो चलने वाला है इसका विस्तार से वर्णन भी करेंगे। एक बहुत ही सुंदर एक सूचना है कि शिवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर और हरियाणा में पहली बार ये 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से शिवलिंग का 15 फीट ऊंचा शिवलिंग का दर्शन किया जाएगा। 2 मार्च से 10 मार्च अनाज मंडी कोसली में यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 21 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ और श्री शिव महापुराण का बहुत ही विशाल ये आयोजन हरियाणा की वह पावन भूमि पर होने जा रहा है, जिसमें 21 कुंड का जो यज्ञशाला है उसमें नित्य हवन होगा। 3 तारीख से निरंतर 10 तारीख तक हवन चलेगा, जिसमें गरीब असहाय लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, भक्ति से जुड़े हुए जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, सभी को वहाँ पर हवन करने के लिए उनके लिए आमंत्रित किया गया है। लगभग वहाँ पर कोई भी आकर वहाँ हवन कर सकता है। हवन का निःशुल्क रखा है, कोई चार्ज नहीं है वहाँ पर। ये आयोजन ना विधायक जी का है ना ये मेरा है, ये आयोजन हम सबका है। लगभग यज्ञ तो संपूर्ण तभी होता है, यज्ञ की विशेषता रहती है आहुति। एक सामग्री की आहुति होती है, वो हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो इसमें या अन्य कोई महायज्ञ, जहाँ भी महायज्ञ होते हैं उसमें हर भक्ति की, हर इंसान की किसी न किसी रूप में उसकी आहुति लगना बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों को बताऊं कि यज्ञ की परिक्रमा करने से इंसान को 4 धामों का फल प्राप्त होता है, और ये आयोजन जन कल्याण विश्व शांति के लिए हो रहा है। कोसली विधानसभा हो या फिर रेवाड़ी जिला हो, बाकी समस्त पूरे प्रदेश नहीं, बाकी पूरे विश्व की शांति के लिए यह संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि इसमें शांति हो विश्व में। जो निर्धन है उनके यहाँ धन की भी वर्षा हो, जो गरीब असहाय लोग हैं, जो जिनके पास में रोग से ग्रसित हैं, ऐसे इंसान जो कष्टों से निकल रहे हैं, परेशान हैं,
तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये रुद्राक्ष महायज्ञ किया जा रहा है। रुद्राक्ष की महिमा तो आप लोग जानते ही हैं कि रुद्राक्ष कहाँ से प्रकट हुआ। रुद्राक्ष यानी भोले के आंसू से प्रकट हुआ। भोलेनाथ जी के जो आंखों से आंसू निकला उससे रुद्राक्ष प्रकट हुआ। और पशुपतिनाथ यानी कि नेपाल काठमांडू में रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी भोलेनाथ जी के द्वारा। 1.25 लाख रुद्राक्ष यानी कि एक रुद्राक्ष का एक शिवलिंग का रूप माना जाता है। तो 1.25 लाख रुद्राक्ष से यानी 1.25 लाख शिवलिंग का दर्शन है। वहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक उसमें जल चढ़ाया जाएगा। 1 लोटा जल, सभी समस्या का हल। आप लोग तो, और आपकी तो रेवाड़ी में भी एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है मार्च में। तो लगभग ये शिव की महिमा है। शिव कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। त्रिपुरारी हैं, ऑपरेटर हैं, संचालक हैं। इनका जन्म तो किसी के द्वारा हुआ, लेकिन ये सभी देवताओं के ऊपर हो गए, तो इसलिए ये त्रिपुरारी हैं। और महादेव उन्हीं को कहा जाता है जो अकाल मृत्यु को भी, जिसकी मृत्यु भी हो गई हो, वो अकाल काल ने भी निकाल लिया हो। कहते हैं कि जो भक्त महाकाल का है तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये महायज्ञ है, आप लोग इसको आमंत्रित भी समझें, आप लोग आएँ और बहुत बहुत आप लोगों जोड़े के साथ आए हवन करने के लिए। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखिए, पंडित जी ने अपना विस्तार से कथा कराने का प्रायोजन बताया और सब चीज़ें सीखने से ही सही चलती है। तो थोड़ी देर के लिए जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम सुनते हैं तो काफ़ी हमारे शरीर पे उसका असर होता है, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन काम आती है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन जहाँ घर को भी होता है वहाँ समाज भी शुद्ध होता है। सभी अगर लोग ये सोच लेंगे कि हुआ पड़ा है या करना ही नहीं है या क्या है, कमियां तो आप किसी चीज़ में भी निकाल सकते हैं, भगवान में भी निकाल सकते हैं, निकालने वाला उसमें भी ढूंढ लेता है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव सकारात्मक समाज में काम कर रहा है तो मैं तो आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि उसको अपना सहयोग करना चाहिए। उनसे सवाल ज़्यादा करने चाहिए जो सनातन को डेंगू बताते हैं, उनसे सवाल बनता है आपका करने का। जो सनातन को रोग बताते हैं उनसे बात करने का बनता है। जो सनातन को समस्या बताते हैं उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ, सनातन को डेंगू कहने वाले सनातन को डिवाइन है, डेंगू नहीं है। सनातन को रोग कहने वाले सनातन योग है। और सनातन को लोग ये कहते हैं समस्या है। सनातन अगर किसी दुनिया को जोड़ सकता है तो उसका समाधान है सनातन। तो इसलिए अच्छी चीज़ है, उसको अपनाने में किसी का कुछ नहीं जाता और अपनाना भी चाहिए। और जब आपको मिल रहा है, कोई करने वाले मिल रहे हैं, तो आपने तो सुनना ही तो है। आप कितना जीवन अपना उसमें सुधार सकते हैं ये आप पर निर्भर ज़्यादा करता है बजाय। लेकिन कोई करे ही ना ऐसी चीज़ें तो वो भी मैं समझता हूँ कि जब सामाजिक लोग नहीं करेंगे, अगर राजनीतिक लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों सब कुछ तो सबने आप लोगों ने हम पे छोड़ दिया करने के लिए। तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस तरह के ज़रूर करें। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता। और मैं तो आप सबसे आग्रह करूँगा कि इसमें सहयोग सब लोग करें। और इसमें बैठे भी घरों में हम क्यों यज्ञ हवन कराते हैं, घरों में क्यों पूजा पद्धति करते हैं, ये तो सबको पता है क्यों करते हैं। अपना जीवन अच्छा चले, सुख शांति से चले, यही तो सब है। अगर वो सब लोग भारी संख्या में कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है? एक चुनाव से पहले इस तरह के आयोजन, थोड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या इसके बहाने वोट पकाने के प्रयास हैं या क्या है? नहीं, देखिए सवाल तो ये भी है। देखिए वोट अपनी जगह है, वोट इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम धार्मिक बात करते हैं तो आप वोट से क्यों जोड़ना चाहते हैं? और ये वोट का नहीं, 92 में राम मंदिर टूटा था, जब से वोट चली आ रही है, बनाया तो आखिर मोदी जी नहीं। तो आप वोट में अगर अच्छे काम हम कर रहे हैं तो इसमें बुराई कहाँ नजर आ रही है? अगर दूसरे नहीं कर रहे तो हम कर लें, दिक्कत कहाँ है? कहीं दिक्कत? तो इसलिए जो वो नहीं कर रहे हम कर रहे हैं। और जो हमारा धीरे धीरे संस्कृति और संस्कार खराब हुए उसके कारण हमने ढूंढने चाहिए और उन कारणों में हमने जाना चाहिए। और उन कारणों का अगर आप अपने लेवल पे कहीं समाधान ढूंढते हैं और वो समाज को देना चाहते हैं तो उसमें कहाँ बुराई है? उसमें सबका ही सहयोग होना चाहिए। जटसाना कॉलेज की आप बात करें, देखिए जटसाना कॉलेज का इसमें कोई बात दो राय नहीं, डिले हुआ है। और उसका कारण भी ज़मीन आजकल है, क्योंकि ज़मीन वो भी जैसे आपने देखा एम्स का मामला था, वो भी उसी
कैटेगरी में आ गई थी जो ज़मीन पहले दी थी। उसके बाद ज़मीन के जो है वो प्रोसीजर हमने फिर पंचायत से दोबारा दूसरी ज़मीन का आग्रह किया और उन्होंने अब ज़मीन दे दी। तो आज वो चलते चलते भी आपको पता है 4-4 महीने तो कहीं आपके टेंडर प्रक्रियाएं हैं, और टेंडर प्रक्रिया में भी फिर करते करते कहीं उसका फाइनेंशियल बजट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हर साल बढ़ती है तो उस तरह से फिर पीछे जब हमने बजट पास कराया था वो कम था, लेकिन आज वो 32 करोड़ रुपए का बजट भी पास है। और मुझे लगता है संभावनाएं हैं कि ये 7 तारीख को ही, जैसे आज 1 हुई है तो 7 तारीख को इसका शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा में और चीज़ों का करेंगे, तो इसमें भी संभावना है कि वो 7 तारीख को इसका शिलान्यास कर देंगे। एक कोसली बाईपास का मामला है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण जमीन ही है। उस कारण क्या है कि 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण कानून बदल गया। पहले लोग कहते थे कि भाई ज़मीन किसानों की ले ली जाती थी औने पौने भाव में, 4 का नोटिस दे के, 6 का नोटिस दे के, 9 का नोटिस दे के कॉलोनाइजरों को दे दी जाती थी। तो उसका इलाज यही था कि भाई ज़मींदार की, किसान की मर्जी के बिना उसकी 1 इंच भी ज़मीन सरकार नहीं ले सकती उसकी सहमति के बिना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे भी यही समस्या बाईपास में हुई, वरना तो हमने उसके 67 करोड़ रुपए पास करा के रख रखे हैं। पिछले बजट में ही हमने उसको 2022-23 में उसको पास करा के रखा था। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज हमारे 80% किसानों ने भूमि पोर्टल पे अपने ज़मीन का ब्यौरा डाल दिया है, वो देने के लिए तैयार हैं। अब 30% ज़मीन 25% ज़मीन बची है, अगर वो जिस दिन हो जाएगी उससे होते ही हमने पैसा सैंक्शन कर दिया, ज़मीन मिलते ही हम उसका पूरा काम कर देंगे। तो बाईपास का ध्यान है, आपने भी देखा, मैंने भी 3-4 बार विधानसभा में उठाया, तो इसलिए वो आज इस स्टेज पे पहुंची है। जहाँ 25% ज़मीन हमारी रह गई है उसके ऊपर भी हम एक्सरसाइज चल रही है, उसको भी जल्दी ही करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास 5 क्रम का रास्ता है, 4 क्रम का, उस पर हम एक अल्टरनेट वो बना रहे हैं, उसका हमने मार्केटिंग बोर्ड से पास करा दिया है। वो बाईपास तो नहीं, लेकिन बाईपास की जगह अल्टरनेट का काम करेगा।